क्या आप सच में मानते हैं कि आपकी सेवानिवृत्ति सुरक्षित है? क्या आप सोचते हैं कि जो पैसा आपने बैंक में जमा किया है वह 5 साल बाद भी कुछ मूल्य का होगा? यदि आप अब भी व्यवस्था पर भरोसा करते हैं तो आप एक गंभीर झटका खाने वाले हैं। मैं हूं रॉबर्ट कियोसाकी और जो बात मैं अब आपको बताने वाला हूं वह कोई कल्पना नहीं बल्कि ठोस तथ्य है। 5 बड़े वित्तीय झटके आने वाले हैं और अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की तो आप इनके नीचे दब जाएंगे। मैंने यह 1997 में एशिया में देखा था। मैंने इसे अपने करीबी लोगों के साथ होते देखा है। और अगर आपको लगता है कि साल 2025 में आपकी जिंदगी पहले जैसी रहेगी तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए जरूरी है। आप कितने लोगों को जानते हैं जो गर्व से कहते हैं, मेरे पास सेवानिवृत्ति के लिए निवेश है, मेरे पास 401 के है, मैं सुरक्षित हूं। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग नहीं जानते कि इन खातों के अंदर असल में क्या है। अगर आप किसी से पूछें कि उनके 401 के की सटीक रचना क्या है तो वे या तो अस्पष्ट जवाब देंगे या असहज चुप्पी साध लेंगे। ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता कि वे शेयरों, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेशित हैं या नहीं। मेरे लिए यह एक पहले से तय आपदा है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि शेयर बाजार खतरनाक रूप से फूला हुआ है। यह नकली उत्साह है जो बिना सोचे समझे सट्टेबाजी और नोट छापने पर टिका है। यह मुझे 90 के दशक की याद दिलाता है जब टेक्नोलॉजी कंपनियों में करोड़ों रुपए लगाए गए थे जिनका कोई लाभ नहीं था। जब वह सब ढह गया तो एक भारी नुकसान हुआ और जो अब सामने है वह उससे कहीं बड़ा है। शेयर बाजार की यह बबल फूटने वाली है। जो लोग अंदर होंगे और तैरना नहीं जानते वे डूब जाएंगे। डेथ क्रॉस नामक संकेतक साफ चेतावनी देता है जब 50 दिन की औसत 200 दिन की औसत से नीचे जाती है। यह कोई साधारण गणना नहीं है, यह बाजार की चीख है कि ऊपर की यात्रा खत्म हो चुकी है। वेलिंगटन लेटर के लेखक बर्ट डोहमैन, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, कहते हैं इस बिंदु के बाद शेयर खरीदना खतरे से खेलना है। और सबसे बुरा यह है कि जब आम जनता खरीदने आती है तब तक बड़े खिलाड़ी अपना पैसा निकाल चुके होते हैं। आम लोग देरी से आते हैं और फिर फंस जाते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक हिस्सा है इंसानी व्यवहार। लोग गिरते शेयर नहीं बेचते क्योंकि वे नुकसान स्वीकार नहीं करना चाहते। वे खुद से झूठ कहते हैं, मैंने बेचा नहीं तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका होता है। जब शेयर का मूल्य गिरता है तब लोग अपनी जिद के कारण भावनात्मक रूप से कैदी बन जाते हैं। इसे ही कहते हैं बैग होल्डिंग, जब आप खराब निवेश को पकड़ कर रखते हैं और बस उम्मीद करते रहते हैं। मैंने यह अनगिनत बार होते देखा है। ऐसे लोग जिनके पास गरिमापूर्ण सेवानिवृत्ति की पूरी तैयारी थी, उन्होंने सब कुछ खो दिया क्योंकि वे समय पर घाटा काटने का साहस नहीं कर पाए। सच्चाई कड़वी है पर जरूरी। पहला नुकसान ही सबसे अच्छा नुकसान होता है। आज अगर आप छोटा नुकसान सह लें तो कल की बड़ी आर्थिक त्रासदी से बच सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ लापरवाह निवेशकों के साथ होता है तो फिर से सोचें। खुद प्रणाली इस अंधेपन को बढ़ावा देती है। रिटायरमेंट योजनाओं को सुरक्षा और स्थिरता के सपने के रूप में बेचा जाता है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि क्या होगा जब बाजार उसी समय ध्वस्त हो जाए जब आप सेवानिवृत्त होने वाले हों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अगले कुछ महीनों में आपकी निवेश संपत्ति का 40 से 50% हिस्सा गायब हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आपने कभी यह कल्पना की है कि बैंक स्टेटमेंट देखकर आपको महसूस हो कि दशकों की मेहनत कुछ ही हफ्तों में खत्म हो गई? अधिकांश लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक सब कुछ गिर न जाए, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह भावनात्मक और अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा भी है। पैसे को लेकर असुरक्षा आपकी नींद, मूड और फैसलों को प्रभावित करती है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया है कि आर्थिक समस्याएं चिंता और अवसाद के प्रमुख कारणों में से एक हैं। इसके बावजूद हम चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज करते रहते हैं। इसलिए जब कोई मुझसे पूछता है कि क्या करें तो मैं कहता हूं, यह समझो कि तुम्हारा पैसा कहां है। अपनी आर्थिक जिंदगी को ऑटो पायलट पर मत छोड़ो। प्रतीक्षा और प्रार्थना की मानसिकता से बाहर निकलो। विश्लेषण करो, कार्य करो और अगर जरूरी हो तो बेच दो। कुछ समय के लिए बाजार से बाहर रहना डूबते जहाज के साथ जाने से बेहतर है। मैं हमेशा कहता हूं कि ज्ञान तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है और डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। उम्मीद का रूप धारण किया हुआ डर एक घातक जाल है। अगर तुम खोने से डरते हो तो सब कुछ खो सकते हो। इससे बेहतर है कि जो अभी है उसी के साथ बाहर निकल जाओ।
बजाय इसके कि चमत्कार की प्रतीक्षा करते हुए सब कुछ तुम्हारी उंगलियों से फिसल जाए। जब अखबारों की सुर्खियां बनेंगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। बड़े निवेशक पहले ही बाहर निकल चुके होंगे और जो बचेंगे उन्हें कीमत चुकानी होगी, और तुम वह व्यक्ति नहीं बनना चाहोगे। मुझ पर भरोसा करो, मैंने इसे पहले होते हुए देखा है और यह फिर होने वाला है। सन 1971 में जब निक्सन ने डॉलर को स्वर्ण मानक से हटाया तो हमारे जीवन में कुछ गहरा और चुपचाप बदल गया। ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाए कि इसका मतलब क्या था। यह एक दूर की राजनीतिक बात लगी, मानो इससे रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि उस पल से पैसा किसी असली मूल्य से नहीं बल्कि सिर्फ भरोसे या कहें कि कर्ज पर आधारित हो गया। डॉलर अब धन नहीं था, वह एक वादा बन गया, एक खोखला वादा जो अनंत मात्रा में छपने वाले कागज पर टिका था, और लोग आज भी इसे नहीं समझते। तुम काम करते हो, तुम्हारी कंपनी तुम्हें भुगतान करती है, तुम बैंक में जमा करते हो, लेकिन जो तुम जमा कर रहे हो वो असली संपत्ति नहीं है। वह तो केवल मूल्य का एक भ्रम है, बिना किसी समर्थन के एक डिजिटल संख्या। जब सरकार खरबों डॉलर यानी लगभग 168 लाख करोड़ रुपए छापती है तो तुम्हारा पैसा अपना मूल्य खो देता है, भले ही स्क्रीन पर संख्या वही रहे। यह ऐसा है जैसे तुमने एक गिलास जूस लिया हो और कोई उसमें एक बाल्टी पानी डाल दे। मात्रा तो बढ़ी लेकिन स्वाद खत्म हो गया। आज अमेरिका के ऊपर 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक की भविष्य की वित्तीय जिम्मेदारियां हैं, जैसे पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, सैन्य अर्ध, और ये वार्षिक घाटे को शामिल नहीं करता जो सालाना 3,60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक होते हैं। पूरी दुनिया की टैक्स व्यवस्था मिलकर भी यह खर्च नहीं उठा सकती। और समाधान क्या है? और पैसा छापना, क्योंकि जीरो जोड़ना लोगों को नाखुश करने वाले बदलाव करने से आसान होता है, लेकिन हर बार जब ऐसा होता है तुम्हारी क्रय शक्ति गायब हो जाती है। तुम इसे सुपरमार्केट में, पेट्रोल पंप पर, किराए में और मेडिकल खर्चों में महसूस करते हो। क्या तुमने नोटिस किया कि तुम्हारी तनख्वाह कभी भी कीमतों के बढ़ने की रफ्तार से मेल नहीं खाती? ये कोई संयोग नहीं है, ये जानबूझकर है। मैं इसे चुपचाप की गई चोरी कहता हूं। एक ऐसी चोरी जो एटीएम नहीं उड़ाती, लेकिन तुम्हारे खून पसीने से कमाई हर चीज को चुपचाप लूट लेती है। लोग कहते हैं कि वे भविष्य के लिए पैसा बचा रहे हैं, लेकिन उस पैसे का भविष्य यह है कि वह धूल में बदल जाएगा। और सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि उन्हें अब भी लगता है कि वे सुरक्षित हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे समझदारी से काम ले रहे हैं, लेकिन अमीर लोग कुछ और ही करते हैं। वे रुपए नहीं बचाते, वे सोना, अचल संपत्ति और ठोस संपत्तियां जमा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली पैसा छापा नहीं जा सकता। असली धन का अंदरूनी मूल्य होता है और वह सीमित होता है। जब आम जनता कागज के टुकड़े थामे रहती है, तब अमीर लोग अपने आप को महंगाई, गिरावट और समय से बचाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक चुपचाप टन के हिसाब से सोना क्यों खरीद रहे हैं? क्यों चीन, रूस, भारत और यहां तक कि भारत भी अपने सोने के भंडार बढ़ा रहे हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि डॉलर का चक्र समाप्त होने की कगार पर है, और जब वह मुद्रा वैश्विक रिजर्व का दर्जा खो देगी, और यह निश्चित रूप से होगा, तो दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। जो लोग पुराने सिस्टम से चिपके रहेंगे वे दुख झेलेंगे। मुझे रिचर्ड डंकन नाम के एक अर्थशास्त्री की बात याद है। उन्होंने मुझसे कहा, रॉबर्ट, अब डॉलर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और बाजार पहले से ही यह जानता है। इस समय जो कुछ भी चल रहा है वह केवल एक नकली पर्दा है, सामान्यता का भ्रम, लेकिन इसकी संरचना खोखली है, जैसे दीमक लगे घर की दीवारें जो देखने में सही लगती हैं, लेकिन एक धक्का और सब ढह जाता है। और अब असली सवाल, आप अपने पैसे का क्या कर रहे हैं? क्या वह बचत खाते में पड़ा है? क्या आपने उसे उस सरकार के कागजों में लगाया है जो पहले से ही कर्ज में डूबी है? या फिर आपने अपने संपत्ति का कुछ हिस्सा असली संपत्तियों में लगाना शुरू किया है? मैं रुपए के खिलाफ नहीं हूं, मैं भ्रम के खिलाफ हूं। जो लोग वित्तीय शिक्षा नहीं लेते वे अगली संकट में डूब जाएंगे, और यह संकट भूकंप की तरह एक साथ नहीं आएगा। यह पहले से हो रहा है, बूंद बूंद करके। कॉफी महंगी हो गई है, किराया बढ़ गया है, और ज्यादा काम करने के बावजूद आमदनी कम लगती है। यही है महंगाई, यही है आपके परिश्रम का अवमूल्यन। अगर आप सोचते हैं कि केवल छपा हुआ कागज ही आपकी रक्षा करेगा, तो आपको कड़वी सच्चाई से सामना होगा। असली पैसा वह होता है जो आपको आजादी दिलाता है, जिसे किसी सरकारी आदेश से नष्ट नहीं किया जा सकता, जो राजनीतिक बदलाव, आर्थिक संकट
और ऐतिहासिक चक्रों से बचा रहता है। जो इसे समझते हैं वे कार्य करते हैं, जो नहीं समझते वे इंतजार करते हैं, और जो इंतजार करते हैं वे हारते हैं। इसलिए नहीं कि वे मूर्ख हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें ऐसा सिखाया गया। उन्हें यकीन था कि सिस्टम उनके हितों की रक्षा करेगा, लेकिन सिस्टम ने कभी आम लोगों की रक्षा नहीं की। वह सिर्फ खुद की रक्षा करता है। अब निर्णय लेने का समय है। क्या आप अब भी सिर्फ कागज जमा करेंगे या फिर असली मूल्य वाली चीजें इकट्ठा करेंगे? क्योंकि अंत में यह पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज के बारे में है जो पैसा दर्शाता है: सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और मन की शांति। और यह, मेरे दोस्त, छापा नहीं जा सकता। इसे दूरदर्शिता, साहस और कार्य से पाया जाता है। मैंने वियतनाम युद्ध में मरीन हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में सेवा दी थी। तब मैं जवान था, आदर्शवादी भी, लेकिन जिज्ञासु भी। मैं जानना चाहता था कि हम वहां क्यों थे। समय के साथ मुझे समझ में आया कि जवाब झंडों या भाषणों में नहीं था। जवाब था पैसे में, संसाधनों में और भू राजनीति में। आज दशकों बाद मैं देखता हूं कि इतिहास फिर दोहराया जा रहा है, और इस बार कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके से। इस बार लड़ाई सिर्फ जमीन या तेल के लिए नहीं है, बल्कि तकनीकी प्रभुत्व के लिए है। और यह हमें सीधे चीन के सामने खड़ा करता है, जो चुपचाप बैटरी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, एआई और दूरसंचार में बढ़त बना चुका है। सच कड़वा होता है। अगर आप तकनीकी नेतृत्व खो देते हैं तो आप सब कुछ खो देते हैं: प्रभाव, सैन्य शक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता। और जब ये सब चला जाता है तो आप एक लक्ष्य बन जाते हैं। यही जापान के साथ पिछले शताब्दी में हुआ, जब उसने तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की। जैसे ही जापान ने पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती दी, उसे आर्थिक रूप से अलग थलग कर दिया गया। नतीजा, युद्ध। आज चीन के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है, और यह कोई संयोग नहीं है। चिप्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आपूर्ति श्रृंखलाओं के नियंत्रण की होड़ एक नई शीत युद्ध है। अगर आप सोचते हैं कि इसका आप पर कोई असर नहीं है, तो एक बार फिर सोचिए। जब चीन अमेरिका से आगे निकल जाएगा तो वह सिर्फ उत्पाद ही नहीं, बल्कि प्रभाव, संस्कृति और मानक भी निर्यात करेगा। और फिर आप एक ऐसे संसार में जिएंगे जहां चीनी मॉडल, नियंत्रण और निगरानी सामान्य हो जाएगा। क्या आप ऐसे विश्व में जीने के लिए तैयार हैं? जब वे आगे बढ़ रहे हैं, हम आंतरिक राजनीतिक बहसों में उलझे हैं और समय तेजी से निकलता जा रहा है। इसी कारण मैं उत्साहित हुआ जब ट्रंप ने उन्नत उद्योगों और तकनीकों में निवेश के लिए एक अमेरिकी संप्रभु कोष की घोषणा की। यह शायद हमारी आखिरी मौका है खेल बदलने का। अब बात प्रतिस्पर्धा से बचने की नहीं है, बल्कि अधीनता से बचने की है। चीन शतरंज खेल रहा है, जबकि पश्चिम अक्सर सिर्फ लूडो जैसा सोच रहा है। वे अगली चुनाव नहीं, बल्कि अगले 50 वर्षों को ध्यान में रखते हैं, और यह सब सीधा असर डाल रहा है आपकी जेब पर। वास्तव में यह पहले से ही हो रहा है। जब चीन इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों पर नियंत्रण करता है, वह आपके द्वारा खरीदे गए उत्पादों की कीमत तय करता है। जब वह आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करता है, वह तय करता है कि किसे क्या और कब मिलेगा। अगर टकराव ताइवान, दक्षिण चीन सागर या व्यापारिक शुल्कों के जरिए और बढ़ा, तो हम सभी भुगतान करेंगे, महंगाई, कमी और अस्थिरता के रूप में। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप भविष्य में निवेश कर रहे हैं या अतीत में? क्या आप अपना पैसा उन क्षेत्रों में लगा रहे हैं जो पीछे छूट रहे हैं, या उन क्षेत्रों में जो भविष्य का निर्माण करेंगे? यही अंतर है समृद्ध होने और सिस्टम द्वारा निगल लिए जाने के बीच। टेस्ला, एनविडिया और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को देखिए, वे नवाचार की लहर पर सवार हैं। इन सब के पीछे है उन्नत तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और आप, क्या आप अभी भी 90 के दशक की सलाहों का पालन कर रहे हैं? दौड़ शुरू हो चुकी है। कुछ लोग कार्बन जूते पहनकर आगे हैं, कुछ अब भी चप्पल में हैं। अब आपको तय करना है कि आप किस पक्ष में हैं, क्योंकि जो दुनिया बन रही है उसमें सिर्फ प्रतिक्रिया देने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। केवल वही टिक पाएगा जो पहले समझेगा और बहादुरी से कदम उठाएगा जब बाकी अभी सोए हुए होंगे। यह सिर्फ राष्ट्रों के बीच की लड़ाई नहीं है, यह भविष्य की लड़ाई है। और हमेशा की तरह जो तैयार नहीं होते वही कीमत चुकाते हैं। तो फैसला आपका है। क्या आप झटका खाने का इंतजार करेंगे या अभी से ज्ञान, तकनीक और स्वतंत्रता में निवेश शुरू करेंगे?
फैसला अब लेना है, क्योंकि बाद में शायद कोई विकल्प ही ना हो। क्या आपने गौर किया है कि कैसे आपकी पूरी जिंदगी एक डिजिटल कोड बनती जा रही है? आप फोन से भुगतान करते हैं, गाड़ी, खाना और लोन सब ऐप से मंगवाते हैं। यह सुविधाजनक लगता है ना? लेकिन इस सुविधा के पीछे है एक बड़ा उद्देश्य, पूर्ण नियंत्रण। मैं तुम्हें पूरी गारंटी देता हूं, जिस दिन नकद पैसा खत्म होगा, तुम्हारी आजादी भी उसी दिन खत्म हो जाएगी। चीन में तो पहले से ही हथेली से भुगतान करना एक हकीकत है। सचमुच सरकार हर लेन देन को ट्रैक कर सकती है, उसका विश्लेषण कर सकती है और अगर चाहे तो उसे ब्लॉक भी कर सकती है। सोचो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो, एक क्लिक और तुम बस का टिकट, राशन या किराया भी नहीं दे पाओगे। यह किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह असलियत बन चुकी है। इस तकनीक को तरक्की का नाम दिया जा रहा है, जबकि हकीकत में यह हमारे चारों ओर एक सुनहरी जेल बनाई जा रही है। जब नकद गायब होता है, तुम अपनी पहचान और निर्णय लेने की शक्ति खो देते हो। सब कुछ किसी की अनुमति पर निर्भर हो जाता है। सबसे खतरनाक हैं केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राएं, CBDCs। इनके जरिए तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए हर एक पैसे की निगरानी की जा सकती है, उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है और अगर सरकार उसे अवांछित माने तो वो ब्लॉक भी हो सकता है। कल्पना करो कि अगर किसी राजनीतिक, सामाजिक या वैचारिक कारण से तय हो जाए कि तुमने ज्यादा मांस खाया है, ज्यादा यात्रा की है या ऐसे स्थानों पर गए हो जो नई सामाजिक नीतियों के खिलाफ हों, तो तुम्हारा पैसा फ्रीज हो जाएगा। क्या तुमने सोशल क्रेडिट सिस्टम के बारे में सुना है? चीन में यह वास्तविकता है। अगर तुम्हारा व्यवहार खराब है तो तुम्हें बुनियादी सेवाओं से वंचित किया जा सकता है। तुम्हारा स्कोर तय करेगा कि तुम उड़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो या शादी कर सकते हो, और इस सब का आधार डिजिटल पैसा, वही पूरे सिस्टम को ताकत देता है। अगर तुम सोचते हो कि यह कभी भारत या पश्चिमी देशों में नहीं आएगा, तो तुम बहुत भोले हो। जब डर छा जाता है, चाहे वो आर्थिक संकट हो, युद्ध हो या महामारी, सरकारें हमेशा आजादी को कम करती हैं और जनता हमेशा स्वीकार कर लेती है, सुरक्षा के नाम पर, सुविधा के नाम पर। लेकिन उन्हें तब एहसास होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कई बार होते देखा है। सन 1933 में रूजवेल्ट ने अमेरिकी लोगों से उनका सोना जब्त कर लिया था। एक दिन सरकार ने कहा, अपना सोना सौंप दो, ये देश के हित में है। जिसने नहीं दिया उसे अपराधी बना दिया गया। उस वक्त सोना लगभग 14,000 रुपये प्रति औंस के हिसाब से लिया गया और बाद में उसकी कीमत लगभग 16,000 रुपये कर दी गई। क्या तुम समझते हो इसका मतलब क्या था? यह वैध लूट थी। लोगों ने अपनी संपत्ति खो दी और सरकार ने मुनाफा कमाया। आज सरकार को तुमसे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, एक बटन दबाना ही काफी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पारंपरिक व्यवस्था से बाहर अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना जरूरी है। यह पागलपन नहीं है, यह सावधानी है। मेरे पास सोना है, चांदी है और संपत्ति भी है। ये सब निवेश के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए है, क्योंकि जब नई मुद्रा प्रणाली आएगी, और वह जरूर आएगी, पुरानी प्रणाली को हटा दिया जाएगा और जो लोग इसे सबसे आखिरी में समझेंगे वो सबसे पहले सब कुछ खो देंगे। लोग कहते हैं पर इससे जीवन आसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन किसके लिए? उनके लिए जो ऊपर बैठे हैं और हर वित्तीय लेन देन को वास्तविक समय में देख सकते हैं। यह उन्हें सुविधा देगा कि वे तत्काल कर लगा सकें, क्षेत्र आधारित रोक लगाई या तुम्हारे बैलेंस की मियाद तय कर सकें। तुम्हें लगता है यह षड्यंत्र सिद्धांत है? केंद्रीय बैंकों के दस्तावेज पढ़ो, वे खुद इस बारे में साफ साफ लिख रहे हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की शुरुआत होती है आत्मनिर्भरता से, और आत्मनिर्भरता आती है तुम्हारे धन तक बिना रोक के पहुंच से। अगर तुम्हारा पैसा पासवर्ड, अनुमति या नीति पर निर्भर है तो वह तुम्हारा नहीं है, वह सिस्टम का है। और जब तुम सबसे कम उम्मीद करोगे, वह पैसा गायब हो सकता है, या और बुरा, वह तुम्हारे लिए एक डिजिटल जंजीर बन सकता है। तो मैं तुमसे पूरी ईमानदारी से पूछता हूं, क्या तुम उस दिन के लिए तैयार हो जब तुम्हारा बैंक बैलेंस केवल एक अस्थायी क्रेडिट होगा जिसे कोई एल्गोरिदम नियंत्रित कर रहा होगा? और उससे भी जरूरी सवाल, क्या तुम इसके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर तुम तैयार नहीं हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक विकल्प है, पहले से ही तैयारी कर लो। विविधता लाओ, सीखो, खुद को सुरक्षित रखो। डिजिटल पैसा असली समस्या नहीं है, असली समस्या यह है कि उसे कौन नियंत्रित कर रहा है।
इस नए युग में जो लोग इस सच्चाई को नहीं समझेंगे वे आसानी से काबू में आ जाएंगे, लेकिन जो समझते हैं वे असली आजादी हासिल करेंगे। असली आजादी किसी विचारधारा से नहीं जुड़ी होती, बल्कि इस पर निर्भर होती है कि आप अपने फैसलों और जीवन की दिशा पर कितना नियंत्रण रखते हैं। आपका आर्थिक भविष्य इस बात से शुरू होता है कि आप किस प्रकार का धन बचाकर रखते हैं और उस पर कितना विश्वास करते हैं। अगर इस वीडियो से एक बात याद रखनी हो तो वह यह है कि आज का सबसे बड़ा जोखिम पैसे खोने का नहीं है, बल्कि यह मानने का है कि सब कुछ ठीक है जबकि दुनिया आपके पैरों के नीचे बदल रही है। वैश्विक वित्तीय व्यवस्था हमारी आंखों के सामने बदल रही है। मुद्रा, आरण, तकनीक और भू राजनीति सब आपस में जुड़ी हुई हैं। जो लोग अभी इस बदलाव को नहीं देखेंगे उन्हें भविष्य में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, शायद 10 लाख रुपए से भी अधिक की चूकी हुई संभावनाओं के रूप में। अच्छी खबर यह है कि आपके पास अभी भी समय है, सीखने, तैयारी करने और बुद्धिमानी से कदम उठाने का समय। आज से लिए गए हर फैसले से आप आर्थिक स्वतंत्रता के करीब भी जा सकते हैं और उससे दूर भी। इस पल को मेरे साथ बिताने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आप ज्ञान और विकास की अपनी यात्रा में एक और सीढ़ी चढ़ेंगे। जारी रखो, निरंतर बने रहो, हर दिन केवल 1% बेहतर बनो।